अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उससे पहले हमने डाल्टन एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। जो हमारे पास अक्सर बच्चों की कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि जो एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट होते हैं इनको वो मिक्स अप कर देते हैं। और डाल्टन एटॉमिक मॉडल के अंदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट लिख लेते हैं और जो आप लोगों का डाल्टन एटॉमिक मॉडल होता है उसमें रदरफोर्ड यानी मिक्स कर देते हैं एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट को। तो थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना है कि आप लोगों का जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल था वो प्योरली एटम से रिलेटेड डिस्कशन थी। उसके बाद जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड ज्यादा डिस्कशन हो रही थी उसमें। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, इसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को डिस्कस किया है और शेल के वाले से मेनली डिस्कशन थी। सो बेटा हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल में जो नील बोहर था, नील बोहर ने 1913 के में एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, तो ठीक 2 साल बाद बोहर एटॉमिक मॉडल नील बोहर ने प्रेजेंट किया। बोहर ने मॉडल एटम किसको कंसीडर किया? मॉडल एटम। बोहर ने हाइड्रोजन को मॉडल एटम कंसीडर किया। अब हाइड्रोजन एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बोहर एटॉमिक मॉडल को हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप हीलियम He+1 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप Be+2 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर, उन आयन्स के ऊपर और उन एटम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये जो मॉडल है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तो डिस्कस नहीं करता, लेकिन जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये जो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करता है। तो बात हम कर रहे थे कि मॉडल एटम उसने हाइड्रोजन को कंसीडर किया। हाइड्रोजन को मॉडल एटम क्यों कंसीडर किया? तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, दैट्स व्हाई इसको मॉडल एटम कंसीडर किया गया। तो बच्चों इसके पोस्टुलेट की तरफ आते हैं, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, मेन पोस्टुलेट। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो पहला पोस्टुलेट है बेटा वो शेल से रिलेटेड है। शेल। रदरफोर्ड ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक खास सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं जिनको शेल कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus, revolving around the nucleus in certain fixed circular path, certain fixed circular path called shell, path called shell। रदरफोर्ड ने शेल को ऑर्बिट का नाम भी दिया, यानी उसने कहा इसको शेल कह सकते हैं या फिर ऑर्बिट कहा जाता है। और हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, तो इस वजह से इस शेल को एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन एक खास सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उस सर्कुलर पाथ को शेल कहा जाता है। यानी उसने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर जस्ट एटम में मौजूद शेल को डिफाइन किया उसने। ये न्यूक्लियस है बेटा, अगर तो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स जो ट्रैक है जिसपे इलेक्ट्रॉनों ने रिवॉल्व करना है उसको शेल बोलेंगे। दूसरा पोस्टुलेट एनर्जी और शेल से रिलेटेड, एनर्जी एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। सेकंड पोस्टुलेट में आपसे ये कहता है अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल is directly proportional to distance from the nucleus.
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या मतलब कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी अगर न्यूक्लियस से फासला ज्यादा हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस हायर विल बी एनर्जी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हम एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं एनर्जी ऑफ के एंड एल शेल इज सेम और डिफरेंट। के और एल शेल की एनर्जी सेम होती है या डिफरेंट होती है। तो आपके ख्याल में के और एल शेल की एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो यकीनन बेटा इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये दो डिफरेंट शेल हैं और दोनों का न्यूक्लियस से फासला भी डिफरेंट है। आपसे ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के शेल में, एक एल में, एक एम में। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर वो के शेल में हो और एल शेल में हो तो एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो जाहिर सी बात है एल शेल चूंकि न्यूक्लियस से दूर है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और जो के शेल है वो न्यूक्लियस के करीब है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी शेल में होगी, के शेल में, एल में या एम में? कौन से? एम शेल में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एम शेल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। तो सेकंड पोस्टुलेट ये था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस हायर विल बी एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तीसरा पोस्टुलेट बेटा ये है नंबर 3 पे, फिक्स एनर्जी। तीसरे पोस्टुलेट में ये कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल के अंदर रहता है ना वो एनर्जी लॉस करता है ना वो एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं। दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल रिमेन फिक्स। यानी तीसरे पोस्टुलेट में ये कहता है as long as मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स शेल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in fixed circular path it will neither gain energy nor loss energy। यानी ये एनर्जी गेन या रेडिएट नहीं करता जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल में रहता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ के शेल के अंदर ही मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एल शेल के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आने वाला। वजह क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर रीजन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एल शेल के अंदर या के के अंदर या सिर्फ एम के अंदर मूव कर रहा है तो उसका न्यूक्लियस से जो फासला है वो चेंज नहीं हो रहा। जब न्यूक्लियस से फासला चेंज नहीं होगा तो एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। चौथे पोस्टुलेट में ये बेटा कहता है आपसे चेंज इन एनर्जी की बात होती है। चौथे पोस्टुलेट चेंज इन एनर्जी। आपसे कहते हैं फोर्थ पोस्टुलेट के अंदर कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा और अगर लोअर से हायर में जंप करता है तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। यानी अगर ये हाई एनर्जी वाला शेल है, हाई एनर्जी है, यहां पे लो एनर्जी शेल है, लो एनर्जी शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है, यानी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा या रिलीज करेगा। If electron jump from lower energy level to higher energy level,
it will gain energy. If electron jump from higher energy level to lower energy level, it will radiate energy. यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आएगा. अब क्वेश्चन ये है वो चेंज कितना आएगा, हाउ मच, कितनी एनर्जी वो लॉस करेगा या कितनी गेन करेगा. तो बेटा चेंज इन एनर्जी जो है डेल ई किसको इंडिकेट करते हैं, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1. मतलब क्या बात का, E2 का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी लेवल, यानी अगर इलेक्ट्रॉन लेट के से एल में जंप करता है तो एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल, यानी के और एल शेल के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वही एनर्जी वो क्या करेगा, रेडिएट या गेन करेगा. और फिर इस एनर्जी को हम रेडिएशन की फॉर्म में अगर इंडिकेट करते हैं तो इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड एच इज प्लांक कांस्टेंट. तो बेटा प्लांक क्वांटम थ्योरी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जो कि ये कहती है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो एनर्जी भी ज्यादा होती है. बहरहाल यहाँ पे अगर हम डेल ई की बात करें तो डेल ई क्या है बेटा, चेंज इन एनर्जी है. E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी लेवल. इसी तरह से E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लो एनर्जी लेवल. H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है. और न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. अच्छा, उसके बाद बेटा नंबर फिफ्थ पे आपसे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आपसे ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शेल के दरमियान में नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे बिटवीन देम. इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी शेल के अंदर हो सकता है और लेकिन शेल के दरमियान में नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन वन ऑफ ऑर्बिट बट कैन नॉट स्टे बिटवीन देम. इलेक्ट्रॉन शेल के दरमियान में नहीं हो सकता. इस पॉइंट को जरा समझते हैं. इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये एक एटम का न्यूक्लियस है तो बेटा इसमें ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है. अब इसके अकॉर्डिंग या तो इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा या एल में होगा या एम में होगा. यहां पे दरमियान में कोई कहे तो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन शेल के दरमियान में नहीं हो सकता. उसके बाद बेटा लास्ट पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम. लास्ट पोस्टुलेट क्या है, एंगुलर मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब आप मोमेंटम के साथ रेडियस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है. जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा. आपसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी यहां तो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इज इक्वल टू 1h over 2 pi. अगर के शेल है 1h over 2 pi, अगर एल शेल है, ये के शेल के लिए याद है, अगर एल शेल है तो mvr जो होगा यानी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2h over 2 pi होगा. ये एल शेल के लिए.
अगर आप लोगों के पास m शेल है तो MVR क्या होगा 3h/2 ये m शेल के लिए। इसी तरह n शेल के लिए अब टू सो ऑन आप कह सकते हैं। तो जनरल में हम लिख सकते हैं कि MVR = NH/2। अब बजाय तो देखने में ये पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि एंगुलर मोमेंटम NH/2 यानी K शेल है तो 1h/2, L है तो 2h/2, 3 N शेल है तो M शेल है तो 3h/2, और इसके साथ ऑनवर्ड अगर KLMNO शेल है, P शेल है तो उस हिसाब से जो शेल नंबर आएगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन ये इंतहाई काम का पॉइंट है। क्यों? यहां से हमें अंदाजा होता है कि भाई शेल आपने बनाने काम पे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बेटा ये आपके सामने एक एटम की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की, मैं काम करता हूं, मैं एक और एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। आपको यहां पे हमने एक एटम की एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ की, क्या इसके शेल और इसके शेल में फर्क है? क्लियर फर्क है। क्यों? यहां पे आप देखें फासला चेंज है न्यूक्लियस से, यहां पे चेंज है। देखिए यहां पे जो डिस्टेंस है के शेल का वो इतना नहीं है। एल शेल में डिस्टेंस देखिए, छोटे शेल है, ये शेल क्या है? बड़े शेल है। एक काम करते हैं, हम इस एटम को यहां से उठाते हैं और उठा के इसके ऊपर रख लेते हैं, तो क्या होगा? जब आप इस एटम को यहां से उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो यहां पे जो आपने शेल डिजाइन किए हुए हैं ये शेल तो इसके दरमियान में आएंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? अगर इसको एज इट इज उठा के मैं इस पे रखता हूं तो ये जो सर्कुलर पाथ है वो इनके दरमियान में इस जगह पे कहीं आएंगे नहीं आएंगे? ऐसा ही है ना, वो इधर आ जाएंगे कहीं। हमने ये पिछले पोस्टुलेट में कहा है कि इलेक्ट्रॉन शेल के दरमियान में तो नहीं आता, लेकिन जब हम इस अपनी मर्जी का कोई भी एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें तो हमें फिर क्राइटेरिया नहीं पता कि किधर हमने शेल ड्रॉ करने। तो बेटा शेल आपने ड्रॉ किधर करने हैं, इस बात की मालूमात के लिए आपके पास पोस्टुलेट है MVR = NH/2, यानी आपने शेल वहां पे ड्रॉ करना है। पहला शेल जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2 हो, दूसरा शेल आपने उस रेडियस पे ड्रॉ करना है जहां पे एंगुलर मोमेंटम 2h/2 है, तीसरा आपने वहां पे ड्रॉ करना है जहां पे 3h/2 है। बोहर ने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो फिर हम क्वांटम नंबर की हेल्प से जो है वो करते हैं, या फिर इसने शेल के बारे में तो मालूमात दी लेकिन सब शेल पे इसने डिस्कशन नहीं की। बहरहाल इसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस पे चूंकि बात की थी तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी को और पोजीशन को बताने के लिए जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो पिछले मॉडल के मुकाबले में काफी सक्सेसफुल था। बेटा दैट्स ऑल बच्चों, आप इसकी अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।